हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का महा रिवीजन। ये जो रिवीजन है सिर्फ 1 घंटे का है और 1 घंटे के अंदर आप लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं एज ए शॉर्ट नोट्स। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत नहीं होती है और लास्ट मोमेंट्स में हमें इसी प्रकार के रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक प्रकार का एक फिक्स्ड रीजन होता है जिसके ऊपर हमारी स्टडी फोकस्ड होती है, तो उसको कहते हैं हम सिस्टम। सपोज ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के बाहर जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। और इस सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जिसके द्वारा अलग किया जाता है उसको कहते हैं हम बाउंड्री। एक बाउंड्री होती है जिसके द्वारा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसको कहेंगे हम बाउंड्री। तो सराउंडिंग क्या है? एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो भी चीजें हैं वो सराउंडिंग कहलाएगी। और बाउंड्री क्या है? विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, इसको हम कहेंगे बाउंड्री। अब बाउंड्री कैसी हो सकती है? बाउंड्री कैन बी रियल, इमेजिनरी, फिक्स्ड और मूवेबल। रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, दूसरा होता है ओपन सिस्टम और थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है? केवल एनर्जी ट्रांसफर होता है, यहां पर ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। और ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है? बोथ एनर्जी एंड मास दोनों का ट्रांसफर होता है, मास एंड एनर्जी। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर न तो मास का ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, दोनों का ही ट्रांसफर नहीं होता इसके अंदर। अब यहाँ पे क्लोज सिस्टम के जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल क्या होते हैं? पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व। अगर कोई पिस्टन सिलेंडर है जिसके अंदर वॉल्व नहीं लगे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? क्लोज सिस्टम। अगर इस तरीके से ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन हो गया और ये सिलेंडर हो गया, तो इस तरीके से इसके अंदर अगर कोई वॉल्व नहीं लगा है तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? क्लोज सिस्टम। अगर इसके अंदर ये वॉल्व लगे हुए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। तो यहां पर ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पिस्टन सिलेंडर विद वॉल्व। वॉल्व के साथ जो पिस्टन सिलेंडर है उसको हम कहेंगे ओपन सिस्टम, और अगर वॉल्व नहीं लगे हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्लोज सिस्टम। अब यहाँ पे ओपन सिस्टम में पंप भी आते हैं, नोजल भी आते हैं, कंप्रेसर, टरबाइन, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं? ओपन सिस्टम के अंदर आती हैं। अब यहाँ जो वर्क डन होता है क्लोज सिस्टम के अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर वर्क डन क्या होता है? पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इसी को हम क्या कहते हैं? एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। तो ये वर्क डन आपको याद रखना है, वर्क डन क्या हो गया? पीडीवी। और ओपन सिस्टम के अंदर वर्क डन क्या होता है? ये माइनस वीडीपी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वीडीपी। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव से आपको याद रखना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास से इंडिपेंडेंट हो उसको हम क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो मास पर डिपेंड करती हैं उनको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। विच डिपेंड्स ऑन मास, मास पर जो डिपेंड करेंगे वो एक्सटेंसिव होगी, और जो इंडिपेंडेंट है मास से उनको कहेंगे हम इंटेंसिव या इंट्रिंसिक। अब इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल देखें हम, इसके क्या हो गए? प्रेशर जो मास पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर ये भी मास पर डिपेंड नहीं करता है, डेंसिटी ये भी मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये जो एग्जांपल है वो हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के हो गए। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल क्या हो गए? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv²। तो ये किस पर डिपेंड कर रही है? मास पर डिपेंड कर रही है।
अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें क्या होती है mgh, तो ये मास पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से जो मास पर डिपेंड करती हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई, और जो मास पर डिपेंड नहीं करती हैं उनको कहेंगे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है क्वासी-स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो क्वासी-स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ द प्रोसेस अकर्स वेरी स्लोली सच दैट द सिस्टम इज ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेट। तो क्वासी-स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके अंदर कोई भी प्रोसेस है वो बहुत स्लोली होती है, एंड दैट सिस्टम इज ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेट। तो वो हर एक स्टेट पर क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, तो उसको कहते हैं हम क्वासी-स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये होते हैं 3 टाइप के। एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और थर्ड होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर हम किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर की बात करेंगे। अगर कोई सिस्टम है, ये हमारा एक सिस्टम हो गया, तो इस सिस्टम के अंदर अगर हम किसी भी पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर बात करें, तो उस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो एक समान होना चाहिए। उस सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हम देख रहे हैं तो हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? थर्मली इक्विलिब्रियम में कहेंगे। अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो मैकेनिकल का मतलब होता है कि फोर्सेस या फिर प्रेशर। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा कि कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर हमने किसी एक पॉइंट पर देखा कि टाइम के साथ उसका जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में है। तो क्योंकि वहां पर जो प्रेशर है, प्रेशर हमारा चेंज नहीं हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसी एक पॉइंट पर, तो वो हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि उसके जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, वो केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होने चाहिए टाइम के साथ, तो उसको कहेंगे हम केमिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन में। नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? व्हेन रिवर्स्ड इन डायरेक्शन इट फॉलोज द सेम पाथ। जब हम डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो ये क्या करेगी? सेम पाथ को फॉलो करती है एज दैट ऑफ द फॉरवर्ड पाथ। जिस पाथ से पहले स्टार्ट किया था, जैसे अगर हम इसको करें यहां से, ये जो 1 पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया यहां से, तो अगर इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो ये इसी पाथ को फॉलो करेगी, तो इसको कहते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम। जब हम डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तब सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है डायरेक्शन को रिवर्स करने पर। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उनको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। ये आपको याद रखना है, जहां पर भी नोट लिखा हो इसके अंदर उन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी-स्टैटिक बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं वो सारी क्वासी-स्टैटिक तो हो सकती हैं, लेकिन सारी क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकती। जैसे फ्रिक्शनलेस प्रोसेस जो होती है, फ्रिक्शनलेस क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, वो कैसी है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर कंटिन्यूम अप्रोच, थर्मोडायनेमिक अप्रोच कौन सी होती हैं? थर्मोडायनेमिक अप्रोच, तो एक होती है कंटिन्यूम अप्रोच और एक होती है माइक्रोस्कोपिक और दूसरी होती है मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो और एक होती है कंटिन्यूम। तो ये तीनों प्रोसेस होती है हमारी। कंटिन्यूम अप्रोच में क्या होता है? कंटिन्यूम अप्रोच इज वैलिड ओनली व्हेन मीन फ्री पाथ इज वेरी वेरी लेस। जब मीन फ्री पाथ कैसा होता है? बहुत कम होता है। देन द सिस्टम डायमेंशंस, सिस्टम की जो डायमेंशंस हैं उससे बहुत कम होता है मीन फ्री पाथ, तो उस समय हम कंटिन्यूम अप्रोच को यूज करते हैं। नेक्स्ट है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, मान लो सपोज ये दो एलिमेंट है, ये यहां पे कोलाइड करेगा और ये
यहां पर कोलाइड करेगा। तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होगी मॉलिक्यूल द्वारा जो ट्रेवल की जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ। ठीक है, नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस इफ इट इज ऑफ होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो, सेम हो थ्रू आउट, पूरी प्रोसेस के दौरान उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसा हो, सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल के रूप में मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर, तो वाटर और वाटर वेपर का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। या फिर वाटर वेपर किसके साथ, गैसियस एयर के साथ मिक्सचर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जो लिक्विड एयर है और गैसियस एयर है, तो ये दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड एयर है और ये गैसियस एयर है, तो दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग अलग हो गया, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। अब नेक्स्ट है गिब्स फेस रूल। गिब्स फेस रूल क्या होता है, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। तो P यहां पे क्या है, नंबर ऑफ फेसेस, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और C क्या है, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे इसके अंदर हम देखें लिक्विड एयर और गैसियस एयर, ये दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। तो इस तरीके से सी क्या है यहाँ पे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट है जीरोथ लॉ। व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर हमारी कोई दो बॉडी है, ए बॉडी बी बॉडी, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, ए थर्ड बॉडी के साथ, सी बॉडी के साथ, तो ये फिर आपस में कैसी होंगी, तीनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम इन्वायरमेंट में दो चेयर लेते हैं, एक चेयर स्टील की बनी है और दूसरी चेयर वुड की बनी हुई है, और ये थर्ड जो बॉडी है वो हमारी इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट। ठीक है, जो थर्ड बॉडी है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इन्वायरमेंट। तो ये दोनों बॉडी आपस में इक्विलिब्रियम में है विद द इन्वायरमेंट, तो ये तीनों क्या होंगी, यहाँ पे एक थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट ड्राइव्ड फ्रॉम द जीरोथ लॉ। टेम्परेचर मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे ड्राइव किया जाता है, जीरोथ लॉ से। ठीक है, अब यहाँ पर ये आते हैं हमारे थर्मोमीटर्स। रेजिस्टेंट थर्मोमीटर, रेजिस्टेंट थर्मोमीटर किस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड होता है। मटेरियल यूज्ड यूजुअली प्लेटिनम वायर, इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है प्लेटिनम वायर। रेजिस्टेंस प्लेज अ रोल ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो याद रखने वाले कौन से हैं, ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो किस क्या है इसके अंदर, और ये किस पर बेस्ड होता है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंट थर्मोमीटर किस पर बेस्ड होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर, और इसके अंदर थर्मो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का वर्क काम करता है। जैसे थर्मोकपल है, थर्मोकपल किस पर बेस्ड होता है, सी बैक इफेक्ट पर, और इसके अंदर ईएमएफ वोल्टेज जो होता है वो किसका काम करता है, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में क्या होता है, जैसे पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एमआरटी, तो यहां पर क्या बोल रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, थर्मोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अगर इसके अंदर क्या बोला जाए, यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर बोला जाए, कि कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर में क्या होगा, तो यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसके अंदर, आइडियल गैस, ये पॉइंट याद रखना है आपको। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आइडियल गैस, और इसके अंदर भी कांस्टेंट प्रेशर के अंदर भी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आइडियल गैस होता है। आइडियल गैस थर्मोमीटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आइडियल गैस थर्मोमीटर की बात की जा रही है
तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल कंस्ट्रक्शन। तो इंडिपेंडेंट होता है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन से। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी भी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, और आर क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है ये 8.314। पीवी इक्वल टू एम आर टी, यहाँ पे एम क्या है, मोलर मास है, तो आर इक्वल टू होता है आर बार अपॉन में एम। एम यहाँ पे क्या है, मोलर मास है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर अ गैस टू बिहेव एज अ आइडियल गैस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फॉर अ गैस टू बिहेव एज एन आइडियल गैस, आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर नेग्लिजिबल। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हमारे कैसे होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, एंड लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, और टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। तो गैस कैसे बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, टेम्परेचर स्केल, जो टेम्परेचर स्केल कैसी होती है, आर्बिट्रेरी होती है, रैंडम होती है नेचर। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको किस तरीके से निकालना है, इस तरीके की स्केल होती है हमारी जो टेम्परेचर स्केल है, ये 212। और ये हम जानते हैं जो आइस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो स्टीम पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये 32 हो जाएगा और ये 212 हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, देखिए ये 212 माइनस में 32 अपॉन में फ़ारेनहाइट, माइनस में ये फ़ारेनहाइट में जो भी वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और माइनस में 32 इक्वल टू 100 माइनस में 0 अपॉन में यहाँ ये 0 डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू दी है, मतलब C माइनस में 0। तो इस तरीके से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ये डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5 इक्वल टू F माइनस में 32 अपॉन में 9, और केल्विन में अगर निकालना है तो T माइनस में 273 अपॉन में 5। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, किसके लिए, टेम्परेचर निकालने के लिए। नेक्स्ट है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज डिग्री सेल्सियस इज 0.01। ये 0.01 होता है। अगर केल्विन में बात करते हैं तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 273.16। इट इज द पॉइंट वेयर ऑल द 3 फेसेस ऑफ वाटर कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो ये वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों फेसेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। वर्क डन हम देख चुके हैं, वर्क डन क्या होता है, क्लोज सिस्टम के लिए पीडीबी होता है, और ओपन सिस्टम के लिए रहता है वर्क डन इंटीग्रेशन माइनस बीडीपी। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है उसको लेंगे पॉजिटिव, और जो सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो वर्क इज पाथ फंक्शन, तो वर्क हमारा पाथ फंक्शन होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, बाउंड्री फिनोमेना होता है, ट्रांजिएंट फिनोमेना होता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पास्ट हिस्ट्री, और ये पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है। जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर वर्क डन क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर। तो फर्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक या फिर आइसोमेट्रिक। आइसोकोरिक मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं इसको, आइसोकोरिक को। तो इसके अंदर वर्क डन क्या हो जाएगा, पीडीवी से कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट, तो यहाँ पे V2 माइनस V1 हो जाएगा, V2 माइनस V1 इंटीग्रेट करेंगे तो। आइसोथर्मल में ये याद रखना आपको, ClN V2 बाई V1, और अगर प्रेशर के टर्म में देखें तो ClN P1 अपॉन P2, ये यहाँ से आपको निकालना है, यहाँ पर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू MRT। तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या है, P1 V1 रख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा P1 V1 ln V2 बाई V1, और यहाँ पर P1 V1 ln P1 बाई P2। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, नो हीट ट्रांसफर, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है। Q की वैल्यू क्या होती है, 0, जो हीट ट्रांसफर है वो 0 होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ये T2 अपन T1 इक्वल टू होता है P2 बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन में गामा, और वर्क डन हमारा होता है P1 V1 माइनस में P2 V2 अपॉन में गामा माइनस 1।
यहाँ पर जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या लेते हैं हम, पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रहती है हमारी पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर वॉल्यूम के टर्म में अगर इसको लिखते हैं हम, तो वॉल्यूम के टर्म में क्या हो जाता है, टी टू बाई टी वन इक्वल टू हो जाता है वी टू बाई वी वन टू द पावर गामा माइनस वन। और यहीं पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में यहाँ पे गामा की जगह क्या आ जाता है, एन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, पी वन वी वन माइनस में पी टू वी टू अपॉन में एन माइनस वन, और यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाती है, पी वी टू द पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर पी वन वी वन टू द पावर एन इक्वल टू पी टू वी टू द पावर एन। यहाँ पर इस n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये होती है। और नेचुरल प्रोसेसेस के लिए ये वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 टू गामा, 1 से गामा तक वैल्यू होती है 1 टू गामा, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन के लिए आपको इस तरीके का डायग्राम बनता है हमारा, ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर वहीं कंप्रेशन के लिए बात करते हैं हम, तो कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो कौन सी है हमारी, पी वी टू द पावर गामा, पी वी टू द पावर गामा मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। और ये कौन सी प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये नोट है, ये इस तरीके के जो नोट लिखे होंगे वो आपको याद रखने हैं हमेशा। ऑल लेफ्ट टू राइट प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम और क्लॉकवाइज साइकिल रिप्रेजेंट वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जितनी भी लेफ्ट टू राइट प्रोसेस है, लेफ्ट टू राइट ऑन पीवी डायग्राम और क्लॉकवाइज साइकिल, जो क्लॉकवाइज साइकिल है इस तरीके से क्लॉकवाइज साइकिल जो चलेगा, ठीक है, इस तरीके से जो क्लॉकवाइज चलेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे अगर रिप्रेजेंटेशन देखें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का पीवी डायग्राम के ऊपर, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई एग्जाम्स में आता है इससे, पी वी टू द पावर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर के की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो यहाँ पर के इक्वल टू अगर जीरो रखते हैं तो के इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर। अगर के की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ पर के इक्वल टू 1 ये आइसोथर्मल हो गई, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कौन सी हो जाएगी, पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये क्या होगी, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये होती है गामा क्या होगी, एडियाबैटिक, और ये होगी पॉलीट्रॉपिक, और ये हो गई आइसोथर्मल। ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में आता है पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। यहां पर ये जो था ये यहां पर आइसोथर्मल है और ये एडियाबैटिक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर k की वैल्यू इन्फिनिटी रखी जाए, ये इन्फिनिटी रखी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है किसके लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, रेज करना है किसका, यूनिट मास का, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, रेज करना है, तो उसको रेज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी के लिए, यूनिट मास में, इकाई मास सब्सटेंस के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। इसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। ये सीपी और सीवी हो गया, दो होते हैं सीपी और सीवी। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो गई स्पेसिफिक हीट और ये कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट हो गई। तो यहाँ पर सीवी की जो वैल्यू है मोनो एटॉमिक गैसेज के लिए वो होती है 3R/2, ठीक है। मोनो एटॉमिक मतलब जो एटम कैसा हो, एक ही हो। डाई एटॉमिक की बात करते हैं तो डाई एटॉमिक में 2 एटम हो जाएंगे हमारे, ये और ये, तो ये दोनों ज्वाइन करेंगे। डाई एटॉमिक के लिए जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये इसके लिए होता है सीवी की वैल्यू 5R/2 और मोनो एटॉमिक में होता है
3r/2 और Cp की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 5r/2 और गामा क्या निकल के आएगा, तो गामा क्या होता है हमारा, गामा इक्वल टू होता है Cp अपॉन में Cv। तो ये होता है Cp की वैल्यू अपन रखेंगे और Cv की वैल्यू रखेंगे, तो यहां से निकल के आएगा हमारा ये 1.67। तो मोनो एटॉमिक गैसेज के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.67 और Cv इक्वल टू होता है R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये भी याद रखना है आपको, Cv इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। Cp की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट प्रेशर पर एयर के लिए 1.005 और Cv की जो वैल्यू होती है 0.718 और R की जो वैल्यू होती है 0.287। ठीक है, ये याद रखना आपको। डाई एटॉमिक में Cv की वैल्यू होगी 5r/2, Cp की वैल्यू 7r/2, तो यहाँ पर गामा जो निकल के आता है 1.4 हो जाता है। गामा की वैल्यू आपको याद रखनी है, डाई एटॉमिक के लिए कितनी होगी 1.4 और ट्राई एटॉमिक गैसेज के लिए होती है गामा की वैल्यू 1.33। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बोथ Cp एंड Cv इंक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो Cp और Cv दोनों की वैल्यू इंक्रीज करती है इन इक्वल अमाउंट्स फॉर पॉली एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। जो पॉली एटॉमिक होती हैं वो डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक होती हैं। डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेज के लिए Cp और Cv की वैल्यू इंक्रीज करती है इक्वल अमाउंट में, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो। ठीक है, और गामा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। बट फॉर मोनो एटॉमिक गैसेज Cp, Cv एंड गामा रिमेन्स कांस्टेंट विद टेम्परेचर। लेकिन अगर मोनो एटॉमिक गैसेज की बात करते हैं तो उनके लिए Cp, Cv और गामा की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है टेम्परेचर के साथ में। ठीक है, ये याद रखना है। ये सिर्फ किसके लिए होती है, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेज के लिए इंक्रीज करती है Cp, Cv की वैल्यू और गामा की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन मोनो एटॉमिक गैसेज के लिए कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ क्या होता है, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट वर्क ट्रांसफर। तो अगर कोई सिस्टम क्लोज्ड है, कोई सिस्टम हमारा क्लोज्ड है और उसके अंदर कोई साइक्लिक प्रोसेस हो रही है, जैसे ये हमारी साइक्लिक प्रोसेस होगी, यहाँ से 1 से 2 पे पहुंचे हम और 2 से फिर वापस 1 पे पहुंचे, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू किसके बराबर होगा, नेट वर्क ट्रांसफर के। ठीक है, तो इसको कहते हैं जूल्स लॉ। हीट क्या होती है, हीट इज अ पाथ फंक्शन। हीट क्या है, पाथ फंक्शन होती है, पाथ पर डिपेंड करती है, नॉट अ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। डिपेंड्स ऑन पार्ट हिस्ट्री, तो जो पाथ की हिस्ट्री है उस पर डिपेंड करती है हीट। बाउंड्री, ट्रांजिएंट, ये बाउंड्री और ट्रांजिएंट नोमेना होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल Q इक्वल टू डी ई प्लस में डेल W। ये किसके लिए वैलिड है, केवल क्लोज सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ हम जानते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो यहाँ पर डेल Q इक्वल टू डी ई, ये हमारी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, डी यू भी लिखते हैं इसको। डेल Q इक्वल टू डी यू प्लस में डेल W। और एंथैल्पी क्या होती है, H इक्वल टू यू प्लस में पी भी, ये यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हो गई। और ये क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का इंटीग्रेशन है, तो ये एंथैल्पी हो गई। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में निकालते हैं हीट ट्रांसफर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, डी इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, ये होता है, ये आपको याद रखना है। और डेल क्यू इक्वल टू हो गया यहाँ पे डी यू, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है यहाँ पे, तो एम सी वी डी टी। डी यू क्या होती है, एम सी वी डी टी इंटरनल एनर्जी, और हीट ट्रांसफर किसके बराबर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में इंटरनल एनर्जी के। और कांस्टेंट प्रेशर पर बात करते हैं तो ये एंथैल्पी के बराबर हो जाता है। तो एंथैल्पी हमारी क्या होती है, एम सी पी डेल्टा टी, और यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होगी वो एंथैल्पी के बराबर हो जाएगी, चेंज इन एंथैल्पी के, तो एम सी पी डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, जीरो रहती है, क्योंकि यहाँ पर डी टी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। नेक्स्ट पॉलीट्रॉपिक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो स्पेसिफिक की हीट होती है वो हमारी होती है सी बी इक्वल टू गामा माइनस 1 अपॉन में गामा माइनस एन है, ये जो वैल्यू है ये स्पेसिफिक हीट होती है यहाँ पर। और हीट जो है, हीट क्या होती है, वर्क डन, पॉलीट्रॉपिक वर्क इनटू में स्पेसिफिक हीट।
तो स्पेसिफिक हीट ये होगी गामा माइनस एन अपॉन में गामा माइनस 1 और पॉलीट्रोपिक वर्क। पॉलीट्रोपिक वर्क हम लोग देख चुके हैं। पॉलीट्रोपिक वर्क क्या होता है, P1 V1 माइनस में P2 V2 अपॉन में n माइनस 1, ये पॉलीट्रोपिक वर्क होता है। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है, इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द इनिशियल एंड फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आर सेम। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्री एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इनिशियल और फाइनल जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाती है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर, ये H1 प्लस में C1 स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में GZ1 प्लस में Q, यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हीट ट्रांसफर आ जाएगी, प्लस में H2 प्लस में C2 स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में GZ2 प्लस में ये वर्क डन ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, तो ये वर्क डन ऐड हो जाता है। तो इसी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से अपन निकालते हैं ये। अगर हम नोजल की बात करते हैं तो नोजल के अंदर क्या होता है, H1 इक्वल टू C1 स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा H2 प्लस में C2 स्क्वायर अपॉन 2। नोजल के अंदर न तो हीट ट्रांसफर होगा और ना ही वर्क डन हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर वेलोसिटी है C2 स्क्वायर अपॉन में 2, तो वेलोसिटी कितनी निकल के आती है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो C1 वेलोसिटी है, नोजल कैसा होता है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये C1 वेलोसिटी हो गई, यहाँ पर C2 वेलोसिटी हो गई। तो C2 वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू C1, तो ये C2 वेलोसिटी हमारी निकालते हैं यहाँ से। टरबाइन के अंदर क्या होगा, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, वर्क डन होगा, और बाकी एनर्जीज को यहाँ पे नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे H1 इक्वल टू H2 प्लस में वर्क डन आ जाता है, तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, H1 माइनस में H2। अगर कंप्रेसर की बात करते हैं तो ये H2 माइनस H1 हो जाएगा। कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है और ये यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे वर्क डन हमें मिलता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये H2 माइनस H1 हो जाता है। थ्रॉटलिंग में क्या होता है कि एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो थ्रॉटलिंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग प्रेशर, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। जो थ्रॉटलिंग डिवाइस होती है वो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती हैं और इसके अंदर एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस होती है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट हो गई H1 इक्वल टू H2। और ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम के लिए जो हीट है डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, डी एच प्लस में डेल डब्ल्यू, डी एच प्लस में डेल डब्ल्यू हो जाता है। जो फर्स्ट लॉ में आपने देखा था डी यू प्लस में डेल डब्ल्यू होता है, वो क्लोज सिस्टम के लिए था और ये ओपन सिस्टम के लिए है। यहाँ पर वर्क डन क्या होता है, माइनस बी डी पी, ये माइनस बी डी पी। नेक्स्ट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस operating on a cycle that produce work with exchanging heat with a single reservoir। तो ऐसी मशीन या फिर ऐसी डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो क्या करे, प्रोड्यूसेस वर्क, वर्क प्रोड्यूस करे बाय एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर। तो इस तरीके से यहाँ से ये सिंगल रिजर्वायर हो गया, हीट सोर्स हो गया, ये हीट सोर्स हो गया, और यहाँ से कोई इंजन है वो हीट को रिसीव कर रहा है और इससे डायरेक्ट वर्क बना रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ से अपन डायरेक्ट एक ही रिजर्वायर से हीट को रिसीव कर रहे हैं और उससे वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हीट सिंक रहता है, यहाँ से जो भी एनर्जी रिजेक्ट हो रही है उसको यहाँ पर सिंक के अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से पॉसिबल हो पाता है। तो ये इंजन के अंदर क्या होगा, जो हीट हमारी रिसीव हो रही है वो क्या होगी, कुछ ना कुछ हीट तो रिजेक्ट होगी, तो उस हीट को रिजेक्ट करते हैं अपन सिंक के अंदर, तभी हमारा वर्क डन मिल पाता है, ठीक है। तो इस तरीके की डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट नो हीट इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम देखें तो ये क्या हो रही है, 100% एफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, तो यहाँ पे वर्क डन भी उतना ही है, हीट सप्लाइड भी उतना ही है, अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो इस तरीके से 100% एफिशिएंसी हो जाएगी। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यही बताता है कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं हो सकता जिसकी 100% एफिशिएंसी हो। नेक्स्ट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू develop a device operating on a cycle
विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एनर्जी इनपुट। तो ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो क्या करे, यहाँ लोअर टेम्परेचर से हीट को ट्रांसफर करे, ठीक है, टू द हायर टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क इनपुट। तो यहाँ पर हम ये जो वर्क इनपुट है वो नहीं देंगे और यहाँ से डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता किसी डिवाइस के द्वारा, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वर्क इनपुट देना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट ये बताता है वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। अगर अपन कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर, टी एल अपॉन में टी एच माइनस में टी एल, तो ये टेम्परेचर के टर्म में होगी, और यहाँ पर ये हीट एब्जॉर्ब एट द लो टेम्परेचर अपॉन में वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट यहाँ पे क्या होता है, क्यू एच माइनस में क्यू एल, डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाता है, क्यू एच माइनस में क्यू एल, क्यू एच माइनस क्यू एल मतलब यहाँ पे हाई टेम्परेचर पर जो हीट जा रही है वो, और लो टेम्परेचर से जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो, उन दोनों का डिफरेंस। तो ये हो जाती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी के टर्म में लिखें तो एफिशिएंसी के टर्म में क्या हो जाएगी, ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए 1 माइनस टी एल अपन में टी एच। हीट पंप की सीओपी क्या हो जाती है, क्यू एच, यहाँ पर जो हीट हम लोग ले रहे थे वो यहाँ पर लो टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब हो रही थी, वो ले रहे थे, वो रेफ्रिजरेटर के लिए था। लेकिन अगर हीट पंप की बात करते हैं तो हीट पंप में हम क्या लेते हैं, हाई टेम्परेचर के लिए जो हीट जा रही है वो, ठीक है। तो क्यू एच अपन में क्यू एच माइनस में क्यू एल, यहाँ पर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर आ जाता है और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के केस में लोअर टेम्परेचर आता है, तो ये होता है हीट पंप में। तो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या हो जाती है, 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये याद रखना आपको। नोट, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर और सीओपी ऑफ हीट पंप कैन नॉट बी इन्फिनिटी। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सीओपी होती है रेफ्रिजरेटर की या फिर सीओपी ऑफ हीट पंप कैन नॉट बी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं हो सकती है। एनर्जी इनपुट कैन नॉट बी जीरो, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी इनपुट है वो जीरो नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग देखें यहाँ पर ये हायर टेम्परेचर हो गया, ये रेफ्रिजरेटर हो गया और ये लोअर टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करेंगे अपन और हीट को रिजेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एनर्जी इनपुट हम दे रहे हैं, वर्क इनपुट, वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। जीरो कैसे नहीं हो सकता है, अगर हम यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करके हायर टेम्परेचर पर रिजेक्ट करेंगे तो ये कब पॉसिबल हो, जब हम वर्क डन देंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा, अगर विदाउट वर्क डन ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एनर्जी इनपुट कैन नॉट बी जीरो। कार्नोट प्रिंसिपल क्या कहता है, द एफिशिएंसी ऑफ अन irreversible heat engine cannot be exceed the efficiency of reversible engine operating between the same two temperatures। तो यहाँ पर कार्नोट प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी इरिवर्सिबल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं हो सकती है अगर वो सेम टेम्परेचर लिमिट्स में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है, तो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ irreversible heat engine। Efficiency of all reversible heat engine operating between the same two reservoirs are same। और जो रिवर्सिबल हीट इंजन है अगर सेम टेम्परेचर लिमिट्स के अंदर वर्क कर रहे हैं तो सभी रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी। एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। और जो प्योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, उसकी एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर। ये पॉइंट याद रखना है। क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ये जो एंट्रोपी होती है इन द साइकिल, किसी भी साइकिल के अंदर जो एंट्रोपी है वो कैसी होती है, लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो रिवर्सिबल साइकिल की अगर बात करते हैं, रिवर्सिबल साइकिल के अंदर जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो होता है। अगर इस तरीके से दिया है तो इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये कैसा होगा, इस तरीके से ही होगा, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। दो ही कंडीशन है, या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पर रिवर्सिबल के केस में देखते हैं तो ये इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर इंजन में अगर देखें, इंजन के अंदर अगर हम हायर टेम्परेचर को इंक्रीज करें,
हायर टेम्परेचर को इंक्रीज करें और लोअर टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है। अगर हीट पंप के अंदर देखें तो हीट पंप के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हायर टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा और जो लोअर टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी सीओपी हमारी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर रैंडमनेस। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई रैंडमनेस आ रही है, टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है या किसी भी चीज के कारण जो मॉलिक्यूलर रैंडमनेस है आ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर रैंडमनेस और मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस। तो यहाँ पर डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल के लिए क्या होती है? डी एस के बराबर होती है। डेल क्यू बाई टी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इक्वल टू होती है डी एस। तो जो हमारा जो फॉर्मूला है डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, ये जो फॉर्मूला है हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं एंट्रोपी के लिए। तो डी एस इक्वल टू होता है डेल क्यू बाई टी। इसके अंदर कोई एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है तो डेल क्यू बाई टी प्लस में हो जाता है डी एस जनरेशन। तो यहाँ पर जो भी एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है वो उसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ पर यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है। टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम के अंदर जो जैसे वर्क डन होता है एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, ऐसे ही यहाँ पर एरिया अंडर द टीएस डायग्राम क्या होता है? नेट हीट ट्रांसफर होता है। नेट हीट ट्रांसफर या नेट वर्क ट्रांसफर वो किसके बराबर होता है? एरिया अंडर द टीएस डायग्राम। तो यहाँ पर डीएस इक्वल टू होता है डेल क्यू बाई टी। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एस। तो इसको हम टी को इधर ले गए तो डेल क्यू इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एस। इसी के ऊपर बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं। एरिया अंडर टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट द हीट ट्रांसफर फॉर एन इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? इंटरनली रिवर्सिबल। अगर कोई प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल है तो उसके अंदर जो टीएस डायग्राम है का एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हीट ट्रांसफर को, नेट हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। टीडीएस इक्वेशन बोलते हैं इनको। टीडीएस इक्वल टू होता है डी यू प्लस में पीडीवी और यहाँ पे डी एच माइनस में वीडीपी। ये दोनों फॉर्मूले हैं। टीएस डायग्राम के अंदर ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ज़्यादा स्टीप होती है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी केस के लिए, आइडियल गैस के लिए अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंदर चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस में आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये होती है। और कांस्टेंट प्रेशर के लिए देखते हैं हम तो यहाँ पर S2 माइनस S1 चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस में आर एल एन पी टू बाई पी वन, ये होती है। ये फॉर्मूले दोनों हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट एक्सचेंज बिटवीन टू सॉलिड बॉडीज टू अटेन ए कॉमन फाइनल टेम्परेचर। अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है इस तरीके से कोई भी दो सॉलिड बॉडीज के बीच में, ये दो, एक बॉडी ये हो गई दूसरी बॉडी ये हो गई, तो इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है तो इनका कॉमन फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? तो इनका कॉमन फाइनल टेम्परेचर होता है ये M1C1T1 प्लस में M2C2T2 अपॉन में M1C1 प्लस में M2C2। यहाँ पे C क्या है? स्पेसिफिक हीट्स हैं, ठीक है। T टेम्परेचर हो गया, M मास हो गया। और एंट्रोपी चेंज क्या होगा? यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज होती है 2mcln/Tf अपॉन में √T1T2। नेक्स्ट है मैक्सिमम वर्क obtainable when two bodies are allowed to exchange heat via reversible heat engine। तो मैक्सिमम वर्क क्या निकलेगा? जब दो बॉडीज को हम अलाउ करते हैं हीट एक्सचेंज करने के लिए वाया रिवर्सिबल हीट इंजन। किसके द्वारा? रिवर्सिबल हीट इंजन के द्वारा। तो मैक्सिमम वर्क हमारा निकलता है ये Cp अंडर रूट में T1 माइनस में अंडर रूट में T2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम वर्क इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं MC इंटू में T1 प्लस में T2 माइनस 2TF, या फिर W मैक्सिमम होता है 2mc अरिथमेटिक मीन माइनस में ज्योमेट्रिक मीन। तो और T फाइनल टेम्परेचर क्या होता है? ये अंडर रूट में T1 इंटू में T2। नेक्स्ट है व्हेन टू गैसेज आर मिक्सड विद ईच अदर इन अन आइसोलेटेड चैम्बर। अगर किसी आइसोलेटेड चैम्बर के अंदर दो गैसेज मिक्स हो रही हैं तो उसके अंदर जो एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी चेंज क्या होगा हमारा? ये R बार इंटू में N1 L N X1 N1
ln x1 प्लस में n2 ln x2। ठीक है, यहाँ पर n1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वॉल्यूम वन मतलब फर्स्ट गैस का वॉल्यूम अपॉन में 22.4, और n2 क्या है यहाँ पर, n2 वॉल्यूम 2 हो जाएगा, दूसरी गैस का वॉल्यूम अपॉन में 22.4, क्योंकि यहाँ पे ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और x1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, n1 अपॉन में n1 प्लस में n2, और यहाँ पर x2 जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n2 अपॉन में n1 प्लस में n2, और x1 जो है वो क्या है, n1 अपॉन में n1 प्लस में n2। ये फॉर्मूला याद रखना है। एंट्रोपी एनालिसिस फॉर ओपन सिस्टम, अगर हम ओपन सिस्टम के लिए एंट्रोपी एनालिसिस करते हैं तो ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है, ds ओवर dt एट कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू होता है डेल क्यू बाई टी प्लस में डेल एस जनरेशन, जो भी एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है प्लस में वो, और जो भी मास ट्रांसफर के कारण जो एंट्रोपी आ रही है वो, तो m1 s1 या फिर mi si माइनस में me se, तो ये होता है मास ट्रांसफर के कारण। अवेलेबल एनर्जी क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क, ये क्या होता है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क होता है अवेलेबल एनर्जी, और अवेलेबल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टोटल एनर्जी का फंक्शन होता है, और स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट ऑफ द सराउंडिंग। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, I इक्वल टू होता है W मैक्सिमम यूजफुल वर्क माइनस एक्चुअल यूजफुल वर्क, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको कहते हैं हम इरिवर्सिबिलिटी। मैक्सिमम यूजफुल वर्क कितना आया और उसमें एक्चुअल यूजफुल वर्क कितना था, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इरिवर्सिबिलिटी कहलाएगी। इट इज द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी और लॉस्ट इन अवेलेबल एनर्जी, ये क्या होती है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी या फिर अवेलेबल एनर्जी में कितना लॉस हुआ उसको कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। इट इज द इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, तो ये इसको दूसरे टर्म में भी अगर देखें तो ये क्या होती है, अनअवेलेबल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ उसको कहेंगे इरिवर्सिबिलिटी। अवेलेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, फाई इक्वल टू यू माइनस में टी नॉट एस प्लस में पी नॉट वी, तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क फाई के टर्म में क्या हो जाएगा, फाई वन माइनस में फाई टू, और फाई वन क्या हो जाएगा यहाँ पे यू वन टी नॉट एस वन प्लस में पी नॉट वी वन, इस तरीके से फाई टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ओपन सिस्टम के लिए फाई की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है यहाँ पे h माइनस में टी नॉट एस प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में जी जेड, तो ये ओपन सिस्टम के लिए होता है। आइसोथर्मल हीट एडिशन एंड आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन इज इंटरनली रिवर्सिबल, जो आइसोथर्मल हीट एडिशन होता है और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होता है वो कैसे होते हैं, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। गे स्टूडोला थ्योरम, तो गे स्टूडोला थ्योरम क्या कहती है, द लॉस इन अवेलेबल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंट्रोपी जनरेशन, जो अवेलेबल एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंट्रोपी जनरेशन के। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नॉट इंटू में डेल्टा एस यूनिवर्स, ये फॉर्मूला है। जो लॉस इन अवेलेबल एनर्जी है, लॉस इन अवेलेबल एनर्जी हम लोगों ने देखा अभी, वो क्या कहलाती है, इरिवर्सिबिलिटी। तो इरिवर्सिबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी हमारी, इसके बराबर टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। प्योर सब्सटेंस एक प्रकार का कांस्टेंट कंपोजिशन का सब्सटेंस होता है जिसके अंदर जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मास कांस्टेंट रहते हैं। कंपोजिशन इज कांस्टेंट, कंपोजिशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द मास, थ्रू आउट द मास, तो उसको कहते हैं हम प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, x इक्वल टू, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, x इक्वल टू होता है mv अपॉन में mv प्लस में ml, और mv भी यहाँ पे मतलब वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है और l लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे mv क्या हो गया, मास ऑफ वेपर, और ये मास ऑफ लिक्विड। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन के लिए हम क्या लेते हैं, ऊपर लेते हैं मास ऑफ वाटर वेपर या मास ऑफ वेपर, और नीचे क्या लेते हैं, टोटल मास लेंगे। तो टोटल मास में क्या आएगा हमारा, मास ऑफ वेपर एंड मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, दोनों आएंगे। वेट रीजन इन विच द सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, तो वेट रीजन क्या होता है,
एक ऐसा रीजन जिसके अंदर सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम इसके अंदर देखें, ये डायग्राम है हमारा टीएस डायग्राम। इसके अंदर क्या है, ये हमारा डोम हो गया। तो यहां पर ये वाला जो रीजन है, ये हमारा रीजन क्या कहलाता है, वेट रीजन। इसके अंदर लिक्विड प्लस में वेपर दोनों होता है। और यहां पर ये जो लाइन आपको दिख रही है, यहां से ये जो लाइन है, ये इसको कहते हैं हम सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये जो लाइन है ये हमारी कहलाती है सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, ये कौन सी है हमारी, सैचुरेटेड वेपर लाइन। यहां इस पॉइंट पर जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा, सैचुरेटेड लिक्विड होगा। और यहां इस पॉइंट पर क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर होगा। क्योंकि यहां से ये फेस चेंज हो रहा है, यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में क्या हो रहा है, हमारा फेस चेंज हो रहा है। यहां पर क्या था, सैचुरेटेड लिक्विड था, और यहां पर क्या हो रहा है, सैचुरेटेड वेपर। तो और इसके अंदर क्या होगा, वेट रीजन, मतलब लिक्विड और वेपर दोनों होगा। और ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन रहती है ये। तो यहां पर देखते हैं फिर से, अब इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर कर्व्स मीट। जहां पर सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर कर्व दोनों मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। एट दिस पॉइंट लिक्विड डायरेक्टली फ्लैशेज इनटू वेपर। तो इस पॉइंट पर क्या होता है, जो लिक्विड होता है डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लैशेज इनटू वेपर। यहां पर देखें, तो ये जो पॉइंट है, यहां पे ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गई और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन हो गई। तो ये दोनों लाइन यहां इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और इस क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होता है, ये जो सैचुरेटेड लिक्विड है वो डायरेक्टली फ्लैश हो जाता है वेपर में। यहाँ पे वेपर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर ये लिक्विड है, तो लिक्विड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो ये होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। एट क्रिटिकल पॉइंट द फेस इज अ सिंगल। तो जो फेस होता है सिंगल फेस होता है क्रिटिकल पॉइंट पर। लेटेंट हीट बिकम्स जीरो एट दिस पॉइंट। और इस पॉइंट पर लेटेंट हीट हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर हम देखें फिर से, यहां पर ये जो है, ये जो रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, क्योंकि यहां पर फेस चेंज हो रहा है और फेस चेंज होने में जो हीट एनर्जी हमारी लगती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो यहां इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो लेटेंट हीट है वो क्या है, जीरो है। क्योंकि यहां क्या है, ये पॉइंट है और इस पर जो लेटेंट हीट है वो जीरो हो जाएगी। अगर हम वेट रीजन के अंदर एंट्रोपी देखते हैं, तो एंट्रोपी क्या होती है, S इक्वल टू होती है एस एफ प्लस में एक्स इंटू में एस एफ जी। एक्स क्या है यहाँ पे, ड्राइनेस फ्रिक्शन। और एंथैल्पी क्या हो जाएगी, H इक्वल टू होती है एच एफ प्लस में एक्स इंटू एच एफ जी। तो ये होती है हमारी एंथैल्पी वेट रीजन के अंदर। तो वेट रीजन के अंदर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। एंथैल्पी क्या हो जाएगी, एच एफ, यहाँ पे ये एच एफ होगी, इस पॉइंट पर एच एफ प्लस में एक्स, यहां पर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है ड्राइनेस फ्रैक्शन, इंटू में एच एफ जी। ठीक है, एच एफ जी भी लिखते हैं या फिर एच जी माइनस एच एफ, इस तरीके से भी लिखते हैं। ये होती है हमारी लेटेंट हीट। अगर हम एंट्रोपी की बात करते हैं, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एस एफ प्लस में एक्स इंटू में एस एफ जी। इसको भी कैसे लिख देंगे, एस जी माइनस में एस एफ, इस तरीके से लिख सकते हैं। और एस एफ जी को किस तरीके से लिखते हैं, एस एफ जी जो डी एस चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, डी क्यू अपॉन में टी। तो यहां पर जो हीट होगी वो क्या होगी, लेटेंट हीट होगी। तो लेटेंट हीट अपॉन में टी सैचुरेशन, ये टेम्परेचर हो जाता है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंट्रोपी को, एस एफ प्लस में यहां पर एस एफ जी की वैल्यू रख दी है, तो लेटेंट हीट अपॉन में टी सैचुरेशन। अगर हम सुपरहीटेड रीजन की बात करते हैं, सुपरहीटेड रीजन हमारा क्या होगा, ये वाला, ये जो रीजन है वो सुपरहीटेड रीजन है। ठीक है, इसके अंदर एंथैल्पी क्या होगी, एच जी प्लस में, क्योंकि यहां पर एंथैल्पी क्या है, एच जी है, और एच जी प्लस में यहां सुपरहीटेड रीजन की एंथैल्पी, तो सीपी डेल्टा टी होती है। तो सीपी डेल्टा टी,
तो ये हो जाएगी T क्या हो जाएगा यहाँ पर टेम्परेचर T2 जो सुपरहीटेड रीजन का टेम्परेचर और सैचुरेशन टेम्परेचर इन दोनों का डिफरेंस, और एंट्रोपी क्या हो जाएगी S2 इक्वल टू होती है Sg प्लस में Cp ln T2 बाई T सैचुरेशन, ये होती है ln T2 बाई T सैचुरेशन, ये याद रखना है आपको। अगर हम सबकूल्ड रीजन की बात करते हैं, सबकूल्ड रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला इधर वाला रीजन, ठीक है। तो यहां पर एंथैल्पी क्या हो जाएगी H3, इस पॉइंट को हमने H3 दिया है, 0.3 दिया है, तो HF में से माइनस करेंगे इसको, तो HF माइनस Cp डेल्टा T, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने हीट देखा था, हीट क्या होती है mCp डेल्टा T ये होती है, और इंटरनल एनर्जी के टर्म में क्या होती है mCv डेल्टा T, ये क्या होती है एंथैल्पी होती है dH और ये होती है du। तो यहां पर H3 हो गया, ये इस तरीके से सबकूल्ड रीजन में हो जाएगा, और एंट्रोपी क्या हो जाएगी इसी तरीके से SF माइनस में Cp लिक्विड ln T सैचुरेशन अपन है T3, यहाँ ये वाला टेम्परेचर आ जाएगा, ये T3 है, तो ये इस तरीके से लेते हैं। अगर हम इस वाले डायग्राम से समझते हैं, ये है TS डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो यहाँ पर ये जो S का मतलब है कि ये है सॉलिड फेस यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो S प्लस L है सॉलिड प्लस में लिक्विड, और यहाँ पर क्या है लिक्विड फेस है, और यहाँ पर क्या है सॉलिड प्लस में लिक्विड, सॉलिड प्लस में वेपर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा लिक्विड प्लस में वेपर, जो हम लोगों ने इस डायग्राम के अंदर देखा था ये वाला, यहाँ क्या है वेट रीजन है, लिक्विड प्लस में वेपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेट रीजन, लिक्विड प्लस में वेपर, और इधर क्या है वेपर रीजन। तो ये जो लाइन है ये हमारी लाइन कहलाती है सैचुरेटेड वेपर लाइन, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन क्या कहलाती हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन है हमारी सैचुरेटेड सॉलिड, सैचुरेटेड सॉलिड लाइंस, ठीक है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है यहां पर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन। तो अगर हम इस फ्यूजन कर्व के द्वारा समझते हैं, ये है प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम, तो ये है फ्यूजन कर्व। तो यहां पर देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, तो ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है हमारी फ्यूजन कर्व फॉर गैसियस सब्सटेंस। तो गैसियस सब्सटेंस के लिए जो फ्यूजन कर्व होता है वो ये होता है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे तीनों लाइन मिल रही है हमारी, तो ये होता है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है फ्यूजन कर्व फॉर H2O, वाटर के लिए फ्यूजन कर्व है। तो इस फ्यूजन कर्व से यहाँ पर देखते हैं, ये होता है डेल पी ओवर डेल टी इज लेस देन जीरो। यहाँ पर डेल पी ओवर डेल टी इज लेस देन जीरो किसके लिए है H2O के लिए, वाटर के लिए, ठीक है। फॉर वाटर डेल पी ओवर डेल टी इज लेस देन जीरो फ्यूजन कर्व में। अगर डेल पी ओवर डेल टी फ्यूजन कर्व का होता है ग्रेटर देन जीरो, पी ओवर डेल टी होता है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जो भी जनरल सब्सटेंस है उनके लिए, जनरल सब्सटेंस के लिए ग्रेटर देन जीरो होता है, लेकिन H2O के लिए क्या होता है लेस देन जीरो, ये याद रखना है। नोट, ए सब्सटेंस सब्लिमेट ऑन हीटिंग इफ इट इज केप्ट बिलो इट्स ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। कोई भी सब्सटेंस सब्लिमेट हो जाता है, सब्लिमेट का मतलब होता है कि सॉलिड से वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट होना, ठीक है, सॉलिड टू वेपर। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कहते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है। तो ए सब्सटेंस सब्लिमेट्स ऑन हीटिंग इफ इट इज केप्ट बिलो इट्स ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। अगर इसको हम ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम रखते हैं तो कोई भी सब्सटेंस हमारा क्या होगा सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली, तो उसको कहेंगे अब सब्लिमेशन। अगर कोई सब्सटेंस इसका उल्टा हो रहा है, वेपर टू किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर टू सॉलिड, ठीक है। अगर वेपर टू सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कहते हैं हम एब्लिमेशन, एब्लिमेशन, ठीक है। ये होता है हमारा मोलियर डायग्राम। मोलियर डायग्राम क्या होता है, जो HS डायग्राम होता है, HS डायग्राम को ही हम क्या कहते हैं मोलियर डायग्राम कहते हैं। मोलियर डायग्राम के अंदर क्या होता है, ये जो प्रेशर लाइन होती है यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये जो प्रेशर लाइन है वो क्या होती है
स्ट्रेट लाइन होती है अंडर द वेट रीजन। यहाँ पे ये वेट रीजन है। इस वेट रीजन के अंदर जो प्रेशर लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, लेकिन अगर हम इसके बाहर बात करें, सुपर हीटेड रीजन में बात करें, तो ये क्या हो जाती हैं, डाइवर्जिंग हो जाती हैं। देखो यहाँ पर दिख रही होंगी, ये हमारी लाइन इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये क्या हो रही है, डाइवर्जिंग हो रही है। तो ये पॉइंट कभी कभी आ जाता है। गिब्स फेस फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। गिब्स फंक्शन क्या होता है, H माइनस टी एस, या फिर डीजी इक्वल टू होता है भी डीपी माइनस में एस डी टी, और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है यू माइनस टी एस। इसको लिखते हैं डी एफ इक्वल टू माइनस पी डी पी माइनस में एस डी टी। मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, टी डी एस इक्वल टू सी वी डी टी प्लस में टी डेल पी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू में डी वी। और अगर दूसरे टर्म में देखें, टी डी एस इक्वल टू होता है सी पी डी टी माइनस में टी टेम्परेचर डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू में डी पी। ये मैक्सवेल इक्वेशन होती हैं दोनों। यहां पर इसको कहते हैं मेयर्स इक्वेशन। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आता है टी वी बीटा स्क्वायर अपॉन में के टी। यहां पर बीटा जो है, बीटा क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंसिबिलिटी। तो कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंसिबिलिटी बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन वी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, और इसको हम टेम्परेचर के टर्म में अगर लिखते हैं 1 अपॉन टी मीन, ये होता है 1 अपॉन टी मीन, मीन टेम्परेचर। ये किसके लिए, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, केटी है, केटी की वैल्यू क्या होती है, इसको कहते हैं हमें आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, केटी इक्वल टू होता है माइनस 1 अपॉन वी डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये याद रखना है। और एक होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, पी वी ओवर आर टी, इसको कहते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये याद रखना आपको। इसके बाद है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। जूल थॉमसन कोफिशिएंट को अपन म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। कांस्टेंट एंथैल्पी पर रहता है डेल टी ओवर डेल पी। तो म्यू इक्वल टू होता है 1 अपॉन सी पी इंटू में टी इंटू डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस में भी। ठीक है, ये माइनस में भी है, तो ये होता है हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट। इन जनरल सब्सटेंस म्यू इज पॉजिटिव इन कूलिंग रीजन। अगर हम किसी जनरल सब्सटेंस की बात करते हैं तो म्यू पॉजिटिव होता है कूलिंग रीजन के अंदर, एंड नेगेटिव इन हीटिंग रीजन। हीटिंग रीजन में ये नेगेटिव होता है। इट इज जीरो एवरीवेयर इन द इंक्लूजन कर्व, और जो इंक्लूजन कर्व होता है उसके अंदर सब जगह जीरो होता है। तो अगर हम कर्व बनाते हैं यहां पर, अगर हम यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में कर्व देखते हैं, तो यहां पर जो कूलिंग कर्व और वो किस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से। तो यहां पर ये कूलिंग कर्व रहता है। इस कूलिंग कर्व के इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है म्यू की वैल्यू, और इस साइड कैसी होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्जन कर्व या इन्वर्जन लाइन। इन्वर्जन लाइन। और इस साइड जो होता है वो क्या कहता है, कूलिंग कर्व कहलाता है। इस साइड हीटिंग कर्व, इस साइड हीटिंग और इस साइड कूलिंग। तो इस तरीके से रहता है ये डायग्राम। फॉर आइडियल गैस म्यू इज जीरो एवरीवेयर, और आइडियल गैस के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, जीरो होती है। अब इसके अंदर नेक्स्ट है क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन। ये जो है डी पी ओवर डी टी इक्वल टू लेटेंट हीट इंटू में प्रेशर अपॉन में आर इंटू में टी सैचुरेशन स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहलाती है हमारी क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं ओनली क्लैपेरन इक्वेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर क्लैपेरन इक्वेशन अगर पूछा जाता है तो क्लैपेरन इक्वेशन होती है डेल पी ओवर डेल टी इंटू में लेटेंट हीट अपॉन में टी सैचुरेशन इंटू में यहाँ पे ये होती है Vg माइनस में Vf। ठीक है, Vg माइनस में Vf। और ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं हम क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम लोग देख चुके हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है,
PV अपॉन में RT। फॉर रियल गैसेज Z में भी इक्वल टू और लेस देन 1। तो रियल गैसेज के लिए कंप्रेसिव फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, या तो 1 हो सकती है या फिर लेस देन 1। और आइडियल गैसेज के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आइडियल गैसेज के लिए Z की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और रियल गैसेज के लिए 1 से कम भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब इसके बाद है वॉन डेर वाल इक्वेशन। वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या होती है, P प्लस में A अपॉन V स्क्वायर इंटू में V माइनस B। ये होता है B यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, A यहाँ पे कांस्टेंट है और इक्वल टू होता है RT। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी P प्लस में A बाई V स्क्वायर इंटू में, ये इस तरीके से, इंटू में V माइनस में B इक्वल टू RT। तो यहां पर ये जो टर्म है किसको रिप्रेजेंट करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहां पर ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, और यहां पर ये जो टर्म है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑक्यूपाइड फॉर गैस मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। तो यहां पर A की वैल्यू इतनी होती है, B की वैल्यू इतनी होती है, A और B दोनों क्या है, कांस्टेंट है इसके अंदर। तो ये होती है वॉन डेर वाल इक्वेशन। फ्री एक्सपेंशन के बारे में हम लोग देखे थे पहले। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ए गैस अगेंस्ट वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। अगर वैक्यूम के अगेंस्ट कोई एक्सपेंशन हो रहा है तो उसको कहते हैं हम फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये है टोटल थर्मोडायनेमिक्स के शॉर्ट नोट्स और कंप्लीट रिवीजन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।